अच्छा, अब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप लोगों से, देखते कौन आंसर देगा। मैं आप लोगों को 10 मिनट पहले जो मीटिंग कोड है वो भेजता हूँ। क्यों भेजता हूँ? हाँ जी, कौन बताएगा? एनीवन? भव्या हंस रहा है, भव्या बता भाई। हाँ भव्या, यस 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 सर। क्यों 10 मिनट पहले क्यों भेजता हूँ मीटिंग कोड? सर क्योंकि सर साढ़े साढ़े बच्चे मतलब टाइम पे ज्वाइन हो जाए। ताकि सारे छः बच्चे टाइम बजे से की ज्वाइन क्लास कर लें। मतलब। हाँ जी सर। 6 बजे की क्लास है तो 6 बजे शुरू हो जाए। हाँ जी सर। अब हो क्या रहा है? पहले मैं तेरे को म्यूट कर रहा हूँ, तेरा काफ़ी शोर है बेटा बैकग्राउंड में। हाँ, अब हो क्या रहा है ज़रा ध्यान से देखो भैया, ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही बोला भव्या ने। और जबकि भव्या भी लेट आया था, है ना? है भव्या? इसलिए हंस रहा था वो, क्यों सर समझ में आ गया क्यों पूछ रहे हो आप, है? देखो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं 10 मिनट पहले दो रीजन से भेजता हूँ। वैसे दो रीजन होता है बाय द वे, एक नहीं होता, दो होते हैं। दो रीजन क्या होते हैं? पहला होता है रिमाइंडर, क्योंकि आधे बच्चे तो ना कुछ और काम कर रहे होते हैं या कुछ और चीजों में लगे होते हैं तो भूल जाते हैं, अरे क्लास भी थी। तो 10 मिनट पहले इसलिए भेजता हूँ ताकि याद आ जाएगा, अरे 10 मिनट बाद क्लास है, चलो भाई जो भी कर रहे हो उसको रैप अप करो और क्लास के लिए तैयारी करो। दिस इज नंबर वन। नंबर टू इज 10 मिनट पहले भेज रहा हूँ इसीलिए ताकि आप इन दिस मीन वाइल, इन दिस 10 मिनट्स आप ज्वाइन कर लो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा कि 6 बजे मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ तो उस समय बच्चे ज्वाइन करना शुरू कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो जाता है फिर। नहीं तो क्या होगा, अब मैं अगेन 5-7 मिनट 10 मिनट तक वेट करता रहूँगा, ज्वाइन कर रहे हैं धीरे 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 करके, तो वो नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो लेट्स ट्राई कि जो मैं आपको 10 मिनट पहले भेजता हूँ बेटा, उसका पर्पस यही है कि आप 6 बजे से पहले करो। आप 6 बजने में 1 मिनट पहले भी करोगे मुझे चलेगा, लेकिन एक हैबिट बनाओ कि जैसे ही मैं कई बच्चे देखता हूँ, कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास मैसेज आ जाता है किसने कब ज्वाइन किया, तो मेरे पास जैसे ही मैसेज आता है, कुछ बच्चे हैं जैसे ही मैं मैसेज डालता हूँ ना 10 मिनट पहले, 2-3 बच्चे फट से उसी समय ज्वाइन कर लेते हैं, उसी समय। दे आर वेटिंग, कि उन्हें पता है कि हाँ 10 मिनट पहले मैसेज आने वाला है। समझ रहे हो? तो ये आदत डालने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि प्लीज जब मैं आपको मैसेज भेजता हूँ ट्राई करा करो तभी लॉग इन करने की। 2-4 मिनट आप वेट भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें क्या होता है, उस समय आप रिवाइज कर लो जल्दी से क्या कराया था लास्ट क्लास में, ताकि एक रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, क्लियर? समझ आया बेटा? तो प्लीज लेट्स ट्राई कि हम लोग ताकि नेक्स्ट टाइम से पूरी 6 o'clock हम क्लास शुरू कर सकें। हाँ जी, तो मैं एक बार जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और उसके बाद आप लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? हमने एक तो शॉर्टकट सीखा था, और उसके अलावा कुछ कपल ऑफ स्पेसिफिक एंट्रीज सीखी थी, दो स्पेसिफिक एंट्रीज टू बी स्पेसिफिक। एक तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न की एंट्री सीखी थी, और उसके अलावा एक्सेप्शंस देखे थे जहां पे परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, टोटल कितने एक्सेप्शंस थे? 7। मैंने एक एक्सेप्शन एक्स्ट्रा लिखवाया था आपको, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉयज। टोटल 7 एक्सेप्शंस हम लेके चल रहे थे जहां पे परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। और याद करने के लिए तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था? परचेज अकाउंट कब क्रेडिट होता है? हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं ये मानते हुए कि हम ये सारा माल बेचने वाले हैं। तो अगर आपका गुड्स बिके नहीं है, बेचने के अलावा किसी और रीजन, किसी और यूज में आ गए हैं, तो एनीथिंग एल्स अदर देन से, तो ऐसे केस में हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, हम वापस रिवर्स कर देते हैं, हम कंसीडर नहीं करते कि इतने की हमारी परचेज थी। समझ आई मेरी बात? ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो रिटर्न करते हो, जब आप माल वापस भेज रहे हो तब तो एक अलग अकाउंट खोल रहे हैं परचेज रिटर्न, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और रीजन है जिसकी वजह से हम माल नहीं बेच पाए हैं तो फिर हम परचेजेस को ही कम कर देते हैं। क्लियर हो गया गाइस? हाँ जी, तो सबसे पहले मैं यहीं तक जितना हमने करा था वहीं तक के पहले मैं डाउट्स लेता हूँ, तो मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ है या नहीं, यहाँ तक के लिए कोई डाउट्स है या नहीं। अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ बेटा जल्दी से। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड, पहले सबसे पहले डाउट्स लेंगे फिर आगे चलेंगे। क्लियर है सबको? रजत, परिका, क्रिश, कशिश, बेटा आप लोगों को क्लियर है? शगुन, ओके ग्रेट। हाँ जी, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, एक बात रह गई थी लास्ट क्लास में, पहले उसको कंप्लीट करेंगे फिर आगे चलेंगे, फिर मैं इसको रब कर दूंगा और फिर आगे की चीज़ें करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये टोटल 7 सिचुएशंस है जहाँ पे परचेज रिवर्स हो रही है, और ये भी बताया था कि जब परचेज को रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जितने पे हमने खरीदा तो उसी वैल्यू पे रिवर्स करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन जानबूझ करके आपको आपकी सेल वैल्यू भी बताएगा, हमें यहाँ पे सेल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो परचेज हमेशा कॉस्ट पे ही होगा, जब आपने परचेज डेबिट करी तब भी कॉस्ट पे, और जब रिवर्स होगा तब भी कॉस्ट पे। लेकिन एक केस था जहां पे मैंने परचेज को कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस लिखा हुआ है, ध्यान से देखो ये वाला।
लिखा है, क्लियर। तो एक तो ये एनआरवी क्या होता है, तो पहले मैं एनआरवी बता देता हूँ भैया, ये एनआरवी होता क्या है। एनआरवी की फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि आप अगर जो हमारा स्टॉक बच गया, ये कौन सा केस है, गुड्स अनसोल्ड का केस है ना, देखो इसका केस है ये गुड्स अनसोल्ड, यानी जो गुड्स बच गए साल के एंड में, साल के एंड में जो गुड्स हमारे पास बच गए उसकी हम एंट्री कर रहे हैं, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया गाइस। अब जरा ध्यान से सुनो, साल का एंड यानी कि 31 मार्च, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 2020-21, तो यानी 31 मार्च 2021। 2021 कब खत्म होगा, 2020-21 वो खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। क्लियर हो गया बेटा। तो इस डेट पे जब मैं चेक करूंगा मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, कौन कितना माल बचा है जो अभी तक बिका नहीं है, उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक में। अब इसी डेट पे जब, अब किस वैल्यू पे ट्रांसफर करूं, चलो एंट्री तो समझ आ गई, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज होगी, किस वैल्यू पे करूं। तो पहले तो मैं ये चेक करूंगा जितना भी माल मेरे पास बचा हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है, मैंने खरीदा कितने पे था, ठीक है, जो कि अभी हर जगह हम वो यूज करते आ रहे हैं। तो सपोज करते हैं वो कॉस्ट थी उसकी, लेट्स से बेटा 1 लाख रुपीज। क्लियर, ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो में तो हम हर जगह परचेज को कॉस्ट पे रिवर्स कर रहे थे, इसको भी 1 लाख पे ही रिवर्स कर देते। लेकिन अब यहाँ पे रूल क्या होता है बेटा, हम कहते हैं हम चेक करेंगे कि नहीं, अगर ये माल आज की डेट पे बेचते, अगर ये माल आज की डेट पे बेचते तो हमें नेट कितने पैसे मिलते, इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बात समझ आ रही है। अगर ये माल, जो भी माल हमारे पास पड़ा है जो अभी बिका नहीं था, अगर हम इसको बेचते तो हमें कितने पैसे मिलते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एनआरवी, फॉर एग्जाम्पल भाई सबसे पहली चीज हम चेक कर रहे हैं क्या ये माल पूरा बना हुआ है। तो हो सकता है 1 लाख रुपए का जो माल हमारे पास पड़ा है उसमें पूरी तरह से बना भी नहीं है, जैसे मेरे पास कुछ लकड़ी भी पड़ी है, कुछ लोहा पड़ा है, पूरी चेयर्स बनी हुई नहीं पड़ी है, ठीक है, कुछ कच्चा पक्का माल है, तो ऐसे तो बेच नहीं सकता। तो पहले तो मैं चेक करूंगा इसको बनाने में कितने पैसे और लगते हैं पूरी चेयर को, फॉर एग्जाम्पल। तो 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी अभी मेरे पास जो कॉस्ट है वो है, प्लस मान लेते हैं 20,000 रुपए और लगते हैं, तो टोटल कॉस्ट मेरी हो जाती है 1,20,000 अगर ये पूरी चेयर बन जाती। और अगर इस चेयर को मैं बेचता मार्केट में तो मुझे कितने मिलते, लेट्स से 1,50,000। तो मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी जो मार्केट वैल्यू है माइनस जो टोटल मेरी कॉस्ट लग जाती, यानी कि सॉरी, मार्केट वैल्यू जो थी मेरी 1,50,000 जितने में मैं बेच रहा था, माइनस मेरी जो एडिशनल कॉस्ट है, मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी अभी, मैंने आपको एग्जांपल लिया 20,000, यानी मुझे नेट कितने पैसे मिल जाएंगे, 1,30,000। बात समझ में क्लियर है। 1 लाख रुपए, जस्ट 1 लाख रुपए की चीज थी मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा बनाता 20,000 रुपए और लगते, तो 20,000 का खर्चा आता, और मुझे आज की डेट पे जब मैं अगर इसको बेचता बना करके तो कितने कितने पैसे मिलते, 1,50,000, यानी नेट मेरे पास कितना पैसा आज की डेट पे आ जाता इस पर्टिकुलर आइटम का, 1,30,000। आई बात समझ में क्लियर। तो हम इन दो चीजों को कंपेयर करते हैं, इन दो चीजों को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट को और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को। अब इस केस में तो कॉस्ट कम है, इस केस में तो कॉस्ट कम है, तो फिर हम कॉस्ट पे ही एंट्री कर देते हैं, यानी कि हम एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस 1 लाख 1 लाख। क्लियर हो गया बेटा, हम एंट्री कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस 1 लाख 1 लाख। लेकिन अगर उल्टा होता, कैसे होता जरा समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए की ऑलरेडी अभी जो खरीदा हुआ है माल वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है, और मुझे 20,000 रुपए उसमें और लगाने हैं। लेकिन अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो ये मेरे को 1.5 लाख नहीं, इसको चेंज कर देते हैं, लेट से ये मैं 1,10,000 में ही बेच पाऊंगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। यानी मार्केट वैल्यू उसकी बनाने के बाद, चेयर की पूरी चेयर बन जाने के बाद कितना रहेगा, 1,10,000, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ऐसे केस में मुझे आज की डेट पे नेट कितना फायदा रहेगा, कितना कितना मेरे को बचेगा, 90,000। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरी आज की डेट पे जितना मेरा अभी है उसका कितना क्या रह जाएगा, 90,000। आ रही है मेरी बात समझ में क्लियर। तो ऐसे केस में अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख पे वैल्यू नहीं कर सकता, विच एवर इज लेस कौन सा है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो एनआरवी लेस हो गया 90,000, तो मुझे 90,000 पे ही एंट्री करनी पड़ेगी। इसका लॉजिक क्या है, ऐसा कर क्यों रहे हैं सर, विच एवर इज लेस। अगेन अभी नहीं बता सकता, इसके लिए हम पहले वेट करेंगे थर्ड चैप्टर पे पहुंचने की, जहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, आप लिखना चाहो तो लिख लो, कॉन्सेप्ट आएगा प्रूडेंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट बोलते हैं प्रूडेंस।
तो आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट आएगा प्रूडेंस, पहले हम वो समझेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा, याद दिलाऊंगा। देखो याद करो, क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैंने बताया था कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, क्यों बोला था, वहां जाके समझ में आया। क्लियर है? देखो गाइस, अभी भी कुछ लोग एडमिट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीच में ना ब्रेक हो जाता है पूरा। ठीक है मलाइका, आपने भी बेटा लेट ज्वाइन किया था अभी, तो प्लीज मैंने थोड़ी देर पहले अभी यही बात बताई थी कि सब लोग प्लीज टाइम से ज्वाइन करो। नेक्स्ट टाइम से प्लीज ऐसे नहीं करना कि आप लेट ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है गाइस? तो फिर से बता रहा हूँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है। आज की डेट पे जो मेरे पास चीज पड़ी है, पहले मैं उसको अगर कुछ कॉस्ट लगा रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए, वो अमाउंट कितना है, वो हमारा यहाँ पे 20,000 का, और बन जाने के बाद कितने की बिकेगी, 1,10,000 की। तो 1,10,000 माइनस 20,000 कर दिया, तो ये जो चीज थी उसकी बाहर वैल्यू क्या होगा, एक तरह से 90,000। जो हमारे पास अभी कॉस्ट जिसकी 1 लाख है, उसकी बाहर वैल्यू क्या है, 90,000। समझ आया? क्लियर हुआ बेटा? समझ आ गया यहाँ तक? तो हमें अभी फिलहाल इतना समझना है कि आपको जब भी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे वैल्यू करना है। क्वेश्चन में आपको ये दोनों वैल्यूज दे रखी होगी, जानबूझ के आपसे पंगे लेगा, देखेगा कि क्या आप कॉस्ट पे, हो सकता है 3 दे रखी हो, कॉस्ट भी दे रखा हो, एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दे रखी हो, और मार्केट वैल्यू भी दे रखी हो। हमें क्या लेना है, कॉस्ट और एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया? अगर इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं तो मार्केट वैल्यू क्या थी, 1,10,000। हमें क्या देखना है, मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है। मार्केट वैल्यू में से अगर कोई एडिशनल कॉस्ट है हम उसको भी माइनस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फिर उसके बाद आती है नेट रिजर्व वैल्यू। हाँ जी निशांत बताओ बेटा। सर ये जो इसमें हमने एक्सपेंस माइनस किया तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा? क्वेश्चन में तो आपको इनफैक्ट हो सकता है सीधा एनआरवी ही गिवन होगी, ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि एनआरवी का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन नॉर्मली इस तरह का आता नहीं है कि एनआरवी निकालनी पड़े आपको, नॉर्मली तो दे दी जाती है, लेकिन अगर एनआरवी सीधी सीधी नहीं दी होगी तो फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक तरह से क्या हो गया, एनआरवी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस एडिशनल कॉस्ट। दिस इज व्हाट, एडिशनल कॉस्ट। ओके सर। एडिशनल कॉस्ट किस चीज की, टू मेक इट सेलेबल। भाई अगर मैं लकड़ी या फिर अपना जो कच्चा पक्का सा अगर कोई कुर्सी बनी हुई है तो कच्ची पक्की सी तो नहीं बेच सकता ना मार्केट में, तो पहले मुझे उसको ऐसी कंडीशन में लाना पड़ेगा कि वो मार्केट में बिक सके, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ दैट इज दी एडिशनल कॉस्ट। और फिर जब वो बन गई पूरी तरीके से, जब मैं उसको बेच रहा हूँ तो जो प्राइस मेरे को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। ठीक है, और इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू कर रहे हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। नहीं, टेक्निकली गलत होता है वो, कई लोग उसको लूजली ऐसा बोल देते हैं लेकिन गलत है वो। हमें क्या बोलना चाहिए, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? चलें आगे। एक छोटी सी पॉइंट थी जो लास्ट टाइम मैंने पूरी नहीं करी थी क्योंकि काफी लेट हो गए थे, ये मैंने अभी आपको बता दिया। हाँ जी, अब मैं इसको रब कर देता हूँ एंड आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए भाई आगे की टॉपिक क्या है, तो हमने सेकंड टॉपिक कर लिया है विच इज एक्सेप्शन। जस्ट हाँ जी, अब हम थर्ड टॉपिक करने वाले हैं। थर्ड टॉपिक क्या है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हु विल टेल मी व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कौन बताएगा, रेज योर हैंड बेटा। हाँ जी ईशा बताइए बेटा। Sir, trade discount is when we take goods in bulk, जब ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, और कैश डिस्काउंट जब टाइमली पेमेंट दे देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब आप बल्क में माल खरीदते हो तो सामने वाली पार्टी आपको ट्रेड डिस्काउंट देती है, और अगर आप टाइमली या आप जल्दी पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। अर्ली पेमेंट कर दी हमने, जल्दी कर दी भाई, तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब इसको थोड़ा सा एक और कहानी की के फॉर्म में समझते हैं कि ये आया क्यों, तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते बेटा, एक मैं जीन्स लेके आया। ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप मार्केट में गए, ठीक है, और मार्केट से एक जीन्स खरीदी, और जो जीन्स नहीं पहनते भाई कुछ और समझ लो, ट्राउजर वगैरह कुछ भी, वट जो आपको रिलेट करता है। ठीक है, मैं किसी को साथ में लेना चाहूंगा, किसको ले मेरे साथ में, रेज योर हैंड, आज कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ। हाँ जी, ओके। तो भव्या तेरे यहाँ शोर हो रहा था पहले, देखे जरा, तेरे को अनम्यूट करके, अभी ठीक चल रहा है?
हाँ भव्या, तेरी आवाज नहीं आ रही भव्या, कुछ बोल बेटा। हाँ आवाज नहीं आ रही भव्या तेरी साइड से, अनम्यूट तो हो गया लेकिन आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। यस अभी आवाज आ रही है लेकिन पीछे शोर बहुत आ रहा है यार। ऑडियो आवाज आ रही है लेकिन शोर बहुत आ रहा है बेटा। फिर मेरे को किसी और को चूज करना पड़ेगा अभी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोशिश करियो इसको जरा सॉर्ट आउट करियो, ठीक है भव्या, क्योंकि अभी बहुत शोर आ रहा है पीछे। किसको ले भाई, स्निग्धा को लेते हैं, चलो स्निग्धा आपको ले लेते हैं। हाँ यस। स्निग्धा, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है, पहले तो ये बता। नहीं मैं मोस्टली देखता हूँ जब जैसे तू ऐसे बैठी रहती है ऐसे, हाँ। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर चल रहा है। बोर तो नहीं हो रही होती? हाँ नहीं नहीं बोर तो नहीं हो रही होती, ये तो मुझे पता चल जाता है। बोर हो रही होती है तो फिर बंद हो जाता है कैमरा और फिर गायब हो जाते हैं बच्चे धीरे धीरे, तो चलो बोर तो नहीं होती। हाँ स्निग्धा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। मान लो बेटा आप जीन्स खरीदने गए मार्केट, ठीक है, और जो भी शॉप आप जिस पे जाते हो उसको इमेजिन कर लो, ठीक है। तो आप उस शॉप पे गए एंड आपने जा करके उनको बोला भैया को, भैया दिखाओ ज़रा जीन दिखाओ, अच्छी सी जीन्स वगैरह दिखाओ। तो उसने दिखाए, 2-4 जीन्स दिखाई। आजकल तो वो जीन्स ज़्यादा चल रही हैं जो फट रही होती हैं या फिर जिस पे ऐसे स्क्रैचेस पड़े होते हैं ना, वही सब चल रहा है ज़्यादा। तो उसने दिखाया यार ये वाली ज़्यादा, जो ज़्यादा ये वाली है ना स्क्रैचेस जिस पे ज़्यादा, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली बताओ कितने की। तो भैया ने बोला कि भाई 1000 रुपये की है। आपने कहा अच्छा, आपने नेगोशिएट किया उसके साथ, जितना कर करा के उसने 900 रुपये किया। आपने कहा चलो मुझे बहुत बढ़िया है, मैंने सस्ती ले ली जीन्स, 100 रुपये कम करा दिए, मेरे को लूट रहे थे वो, है। तो आपने 900 रुपये की जीन्स ले ली उनसे। अब हुआ क्या कि आप वही जीन्स पहन करके अगले दिन दोबारा से मार्केट में निकले, कहीं भी घूम रहे थे। आपने देखा आपकी बेस्ट फ्रेंड सामने से आ रही है, क्या नाम है बेटा उसका? सुलगना। सॉरी दोबारा बोलो। सुलगना। सुलगना, सॉरी मैं समझ नहीं पाया। हाँ हाँ यार इतने डिफिकल्ट नाम क्यों रखते हो यार, इतने इजी इजी नाम होते हैं। देखो मेरा कितना इजी है राहुल, पता है ऐसा लगता है टंग ट्विस्टर है, बोल के दिखाओ। नहीं डोंट माइंड, बट बड़ा मुश्किल हो जाता है यार हमारे लिए। मैं पिछले कई सालों से ये फेस कर रहा हूँ और ऐसा लगता है हर बार नए नाम निकल के आते हैं। हाँ जी, तो मैं थोड़ा उसको कोई और नाम बता सकते, थोड़ा मेरे लिए बोलने में मुश्किल हो जाएगा यार, मैं उसका नाम गलत नहीं करना चाहता। एनीबॉडी एल्स? यशवी। यशवी। यशवी, ये ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा इजी हो गया मेरे लिए। चलो तो स्निग्धा मान लेते हैं आपकी फ्रेंड यशवी, हाँ, सामने से आ रही है और व्हाट अ कोरिलेशन, दोनों ने सेम ही जीन्स पहनी हुई है, डिट्टो सेम। जहां तुम्हारी जीन्स पे लकीरें पड़ी हुई थी वहीं उसके भी लकीरें पड़ी हुई है। तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा, बताओ। सेम ही दिया। तो क्या क्या कहेगी तू उसको, पहला रिएक्शन क्या होगा सोच, क्या बोलेगी तू ठीक उसको? है। ठीक है चलेगा सेम चलेगा पिंच। ये वाला सही है, सेम पिंच। हाँ वरना नॉर्मली पता क्या रहा, अच्छा बाकी लोगों के वजह दिख रहा है, ईशा के दिमाग में क्या, कहाँ से लाई तू, कितने की लाई तू, है, दिमाग में क्या आ रहा होता है, सबसे पहले दिमाग में यही आ रहा होता है, सेम पिंच तो आएगा ही आएगा उसका। वो तो ठीक है, तू लाई कहाँ से, कितने की लाई, हाँ, अगला क्वेश्चन यही दिमाग में आ रहा होता है। तो लेट्स से अज्यूम करो बेटा आपने पूछा उससे कितने की लाई, हाँ, और वो पलट के बोलती है कितने की लाई, 400 रुपए की। हाय मैं तो लुट गई। कितने खरीदी थी स्निग्धा तूने? 900 रुपए। 900 रुपए, अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था मैंने कम करा लिया उससे, ये तो 400 रुपए की जीन्स लेके आ गई। तू कहाँ से लाई यार, कहाँ मिलती है 400 रुपए की जीन्स? पता है तेरे को कहाँ मिलती है सस्ती जीन्स? पता है किसी को पता है दिल्ली में सस्ती जीन्स कहाँ मिलती है? शायद सरोजनी नगर में। सरोजनी नगर, ओके, सरोजनी नगर में मार्केट लगती है भाई। हाँ और एनीबॉडी हु नोज, किसी को कुछ आइडिया, किसी को आइडिया नहीं है, नोबडी। निशात को, लेट्स सी निशात को शायद आइडिया है क्या? सर लोग कहते हैं कि वहाँ गफ्फार मार्केट में जो होती है ना वो डुप्लीकेट चीजें बहुत मिलती हैं। अब सस्ती की नहीं पता बट डुप्लीकेट की पता है। किसी ने टैंक रोड सुनी है? वहां टैंक नहीं मिलते। ऐसी 2-3 ऐसी जगहें हैं जो बड़ी, अगर आप सुनो, मतलब आई डोंट नो आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुने। एक टैंक रोड है, एक जैसे अभी वो सरोजनी नगर की मार्केट बोल रही थी, ऐसी और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आपको सस्ती मिलती है।
बड़ा सस्ती मिलती कैसे? एक तो भैया आप निशान बता रहे हैं कि डुप्लीकेट नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डुप्लीकेट, एक्चुअली वही चीज सेम ओरिजिनल चीज कैसे सस्ती मिल जाएगी? अब जो मैं आपको नाम अभी बता रहा था ना, ओरिजिनल जैसे सस्ती नहीं वहां पे मिलती। नहीं, ओरिजिनल सस्ती मिल जाएगी, यही वाली मैं बोल रहा हूँ, सस्ती कैसे मिल जाएगी? उसका रीजन है, बल्क में लेते हैं। बल्क में लेते हैं, उसका रीजन है, वहां बल्क में जो आपका ये है माल बेचा जाता है। जो दुकानदार होता है वो बल्क में लेके आता है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है? तो लेट्स अज्यूम, मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि टैंक रोड इज द प्लेस जहाँ पे ये बल्क में बिकती है जीन्स, ठीक है? तो जो दुकानदार होगा वो बल्क में लेके आया होगा और वो आपको महंगी बेच रहा है 900 रुपए की। अब आपकी फ्रेंड, हाँ। क्या नाम बताया था उसका? यशवी। यशवी को पता था कि वहां पे मिल जाती है सस्ती, तो यशवी वहां से जाके सस्ती लेके आ गई, हाँ, 400 रुपए की। अब सोचो क्या होगा अगली बार? स्निग्धा क्या कहेगी दुकानदार से? ये पकड़ो तुम्हारी जीन्स, हाँ, ऐसे 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 फेंक के आएगी, ये पकड़ो तुम्हारी जीन्स, हाँ, क्या तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? 400 रुपए की चीज को 900 रुपए की करके भेज रहे हो। देखा कैसी बातें कर रहे हो मैम, कहाँ आपको 400 की मिल गई? यहाँ तो कहीं आपको मिल ही नहीं सकती 400 की। तो उसने कहा यहाँ नहीं मिल रही, लेकिन टैंक रोड पे तो मिल रही है, मेरी फ्रेंड यशवी लेके आई थी, मैं भी वहीं से लाऊंगी अगली बार। तो अब दुकानदार क्या कहेगा, यार ये क्या बात हुई, मैं तो लुट जाऊंगा ऐसे, हाँ? तो वो फोन करेगा टैंक रोड वाले डीलर को, उसको क्या बोलेगा, यार ये तू क्या कर रहा है भाई, मतलब तू सबको 400 रुपए की जीन्स बेच रहा है, तो फिर तो मेरे सारे कस्टमर तेरे से लेके चले जाएंगे, तो मैं दुकान बंद कर देता हूँ। समझ रहे हो स्निग्धा मेरी बात? वो क्या बोलेगा कि यार तू सबको अगर 400 रुपए की जीन्स बेच रहा है, हाँ, तो मेरा बल्क में लेने का फायदा क्या हुआ? ध्यान से सुनना मेरी बात, तो मेरा बल्क में लेने का फायदा क्या तेरे से? भाई मैं तेरे से बल्क में ले ही रहा हूँ ताकि मुझे सस्ता मिले और फिर बाद में मैं रिटेल में बेच सकूँ उसको। क्लियर हो रहा है मेरी बात? ठीक है, तो ऑब्वियसली जब मैं रिटेल में बेचूंगा तो मैं भी तो अपना मार्जिन लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? अब तू अगर सेम रेट पे रिटेल में बेचेगा, इंडिविजुअल ऐसे एक एक जीन्स भी बेचने लग जाएगा, तो मेरा काम कैसे चलेगा भाई? तो अब वो पलट के पता है क्या कहता है? कहता है भाई साहब नाराज मत हो, ठीक है, गुस्सा मत करो, अब मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो यशवी है वो एक जीन्स खरीदने आई है। भाई मेरे पास यशवी आई, उसने कहा क्या रेट लगाया भाई साहब इस जीन्स का, तो मैंने उसको बता दिया, भाई मैं सबको 400 रुपये बताया था, मैंने उसको भी 400 रुपये बता दिया। अब मैंने कहा हाँ जी मैडम कितने दर्जन जीन्स लोगे? तो कहती दर्जन, मैं तो एक जीन्स लूंगी सिर्फ। और वो मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं नहीं भाई साहब दो दो दो। मैंने उसको बहुत मना किया कि नहीं मैं नहीं दे सकता एक जीन्स आपको, एक जीन्स का प्राइस नहीं है, ये तो लमसम में खरीदोगे तो प्राइस है। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसने कहा मैंने तो उसको बोला था कि लमसम का प्राइस है, लेकिन वो मानी नहीं और वो पीछे पड़ गई कि नहीं 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 अभी तो आपने 400 बोला, अब तो आप 400 में ही दो। अब मैं क्या करता, मैंने भेज दिया उसको। अब मैं, मेरे को कैसे पता कि कौन लमसम में खरीदने आया और कौन ऐसे एक जीन्स खरीदने आया है? समझ आ रही है सिचुएशन? पॉइंट समझना उसका। जो वहां पे टैंक रोड पे जो डीलर बैठा है वो कहता है मुझे क्या पता कि भाई कौन लमसम खरीदने आया और कौन वैसे एक जीन्स खरीदने आया है, भाई मैं तो वही रेट बता रहा हूँ सबको। हाँ नॉर्मली जो रिटेल में एक जीन्स खरीदने आता है मैं उसको भगा देता हूँ, मना कर देता हूँ, लेकिन अब वो पीछे पड़ गई तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा चलो यार पीछा छुड़ाने के लिए एक जीन्स दे दी। तो आप क्या कहते हो? जो आपका दुकानदार था वो क्या कहता है? कहता है भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन ये तो तरीका नहीं होना यार, ऐसे तो एक एक करके मेरे सारे कस्टमर टूट जाएंगे। अब स्निग्धा को तो पता चल गया कि भैया ये इतना मार्जिन है, अब अगली बार वो 100 रुपये थोड़ी ना कम कराएगी, तो ये आधा रेट दो सीधा, 1000 रुपए की चीज है 500 रुपये दूंगी, लेने तो लो, हाँ, नहीं तो मैं टैंक रोड चली जाऊंगी। वो तो सीधा ब्लैकमेल करेगी ऐसे, है ना? क्यों स्निग्धा? तो वो कहता है यार वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं करूँ क्या, मुझे सोल्यूशन तो बताओ भाई, आप मेरी सिचुएशन भी समझो, है ना? मैं क्या करूँ, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन ऐसे सिंगल माल लेने आया और कौन ऐसे बल्क में लेने आया। तो इसीलिए इसका तरीका निकाला गया ट्रेड डिस्काउंट। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। क्या तरीका निकाला गया? ये बोला गया कि कोई भी अगर आए ना तो अब तुम उसको प्राइस 400 नहीं बताओगे, 1000 बताओ। कितना बताओगे स्निग्धा? 1000। ठीक है। अब उसके बाद आप साथ में उसको ये बोलोगे कि भैया अगर तू बल्क में खरीदेगा ना, अगर तू बल्क में खरीदेगा तो हम तेरे को 60% डिस्काउंट देंगे। आ रही बात समझ में? यस। अगर 60% डिस्काउंट दिया तो बात वहीं आ गई ना, 400 की पड़ी सामने वाले को। 400 रुपए। लेकिन अब हमने क्लियर कर दिया कि अगर बल्क में खरीदोगे तभी ये रेट है, तब डिस्काउंट दे रहे हैं, अदरवाइज नहीं दे रहे हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? यस। तो अब बोलने के तरीके में फर्क हो गया। पहले कोई भी आएगा तो हम उसको 1000 ही बोलेंगे, अब सामने वाला बोलेगा अगर कि मैं बल्क में खरीदूंगा तो हम डिस्काउंट की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इससे दोनों का फायदा हो गया। जो रिटेल वाला बेच रहा था वो कहेगा कि ठीक है भाई आपने प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया, जो बल्क वाला प्राइस था आपने वो तो बताया नहीं, आपने तो एक हायर प्राइस बताया, है ना?
और इससे हमें भी फायदा हो गया, यानी हमें मतलब जो टैंक रोड पे बैठा था उसे भी फायदा हो गया कि भैया उसका भी नुकसान नहीं हुआ, कि अगर कोई बल्क में खरीदेगा तो उसको डिस्काउंट दे देगा, ट्रेड डिस्काउंट दे देगा, और अगर कोई बल्क में नहीं खरीदेगा तो भैया यही प्राइस है, आप इस पे खरीदो। आ रही है बात समझ में? तो सिचुएशन समझ आई Yes. गाइस, सबको कहानी समझ आई? इतनी लंबी कहानी मैंने बताई, इतनी लंबी कहानी का पर्पस था कि ट्रेड डिस्काउंट का इजाद कहाँ से हुआ, ट्रेड डिस्काउंट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, इसलिए कॉन्सेप्ट आया। लॉजिक समझ आया? क्लियर? Yes. अब जरा ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना मेरी बात। कितने की थी बेटा? कितना प्राइस कोट किया हमने जब सेकंड टाइम हमने बात करी कि अब हम हायर प्राइस बोलेंगे, तो कितना प्राइस मैंने अभी एग्जांपल लिया था? 1000. 1000। इसको क्या बोलते हैं अभी, इस प्राइस को क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। हम एक लिस्ट बना लेते हैं, इसको लिस्ट प्राइस क्यों कहते हैं? जितनी भी आइटम है हम सारी उसको लिस्ट में लिख देते हैं और उसके सामने ये प्राइस कोट कर देते हैं, तो इसका नाम पड़ गया क्या? लिस्ट प्राइस। ठीक है, कि लिस्ट में कितना लिखा हुआ है, क्या प्राइस लिखा है लिस्ट में ये बताओ, तो ये लिस्ट प्राइस हो गया। फिर उसके बाद अगर कोई हमसे बल्क में खरीदता है तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। क्लियर हुआ गाइस? यहाँ तक समझ आया? Yes. फिर उसके पास उसके वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आएगा दैट इज आवर एक्चुअल प्राइस जो हम चार्ज कर रहे हैं। समझ आया मेरी बात? क्लियर हो गया? Yes. चलो अब एक Yes. क्वेश्चन करके देखते हैं, सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर इसके बाद आगे सिखाऊंगा कि इससे जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। तो बेटा जरा सबसे पहले आप देखो, पहला पॉइंट क्या है, इसमें पहली सिचुएशन क्या है, देखो जरा सामने। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, मैं इसको हाईलाइट भी करते हुआ चलता हूँ, चलो। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड्स खरीदे हमने, ठीक है, जिसने लिस्ट प्राइस हमें कोट किया 1 लाख का, तो राम ने हमें 1 लाख का लिस्ट प्राइस कोट किया था, लेकिन फिर हमने कहा बल्क में खरीद रहे हैं, तो उसने बोला अच्छा भाई साहब बल्क में खरीद रहे हो तो ये लो जी हम आपको 40% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी 60% का एग्जांपल लिया था, इन्होंने 40% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। क्लियर हो गया बात? सिचुएशन समझ आई? चलो जरा Yes. अब पहले सबसे पहले भैया वर्किंग करेंगे, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले वर्किंग करेंगे। वर्किंग क्या होगी बेटा? आप सबसे पहले लिखोगे लिस्ट प्राइस कितना है जो ओरिजिनली आपने कोट किया, विच इज 1 1 लाख, lakh. और इसमें से माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 40,000. 40%, यानी कि 40,000। ये माइनस करके हमारे पास प्राइस कितना आ गया बेटा? 60,000. हाँ, अब इस प्राइस को क्या बुलाएंगे बेटा? 60,000। अब मैं खरीद रहा हूँ, मैं तो खरीद रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है ये? कॉस्ट। जो सामने वाला बेच रहा है उसके लिए तो सेल प्राइस है, मेरे लिए क्या Sale है? price. कॉस्ट। Cost. समझ आई बात? क्लियर हो गया? Yes. हाँ जी। Yes. चलो तो वर्किंग तो हमारी हो गई, अब जरा ध्यान से समझते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है बेटा कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम अपनी बुक्स में नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका लॉजिक ये होता है बेटा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट वाली तो कहानी हमने जबरदस्ती बनाई थी ना। अदरवाइज अगर कोई हमसे खरीदने आया होता बल्क में तो हम सीधा उसको क्या प्राइस बोलते? 60,000. आ रही है बात समझ में? ये Yes. सारी कहानी 1 लाख की है और 40% का ट्रेड डिस्काउंट है, ये तो हमने सारी कहानी इसलिए बनाई कि कोई अगर हमारे से रिटेल में यानी कोई एक आधा जीन्स खरीदने आ गया तो हम उसको क्या प्राइस बोलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये तो Yes. सिर्फ एक कहानी क्रिएट करी गई थी, अदरवाइज इसका कोई पर्पस नहीं था। अदरवाइज अगर वो मेरे पास आता तो मैं तो सीधा बोलता कि हाँ जी आप बल्क में खरीदने आए, ये लो 60,000 रुपए का प्राइस है। क्लियर? तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना बेटा, ट्रेड डिस्काउंट की हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, विच मीन्स ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर जितना भी पार्ट है इसकी मेरी कोई एंट्री नहीं होगी। एंट्री में सिर्फ किसकी कर रहा हूँ? कॉस्ट। क्लियर? बात समझ आई? मैं यहाँ लिख पे देता हूँ बेटा, नो एंट्री is done for trade discount। क्लियर हुआ बेटा? समझ आया? Yes. यहाँ तक लॉजिक क्लियर हुआ? अच्छा अब जरा इसकी एंट्री बनाते हैं। हमने क्या किया बेटा? माल परचेज किया है, Yes. ठीक है, तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे जरा जल्दी से बताओ? Purchase or cost. परचेज और Cash. कैश, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में वैसे लिखा नहीं था कि मैंने कैश में खरीदा है, मैंने क्या लिखा था? परचेज गुड्स फ्रॉम, देखो जरा, राम, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कहीं भी कैश क्रेडिट और यही चीज चेक करनी होती है ना, कैश क्रेडिट और चेक मेंशन नहीं है, तो फिर सेकंड स्टेप क्या होता है? क्या पार्टी का नाम मेंशन है? यस, तो यानी कि ये कैश पे नहीं आएगा, क्रेडिट पे खरीदा है, यानी यहाँ पे दूसरा क्या आएगा नाम अकाउंट का? राम। आई बात समझ में सबको? परचेज और राम। राम क्या है आपके लिए? जिससे उधार पे खरीदा उसे क्या बुलाते हैं? क्रेडिटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ जी। परचेजेस अकाउंट की कैटेगरी बताओ बेटा, AELRC में से? Expense. एक्सपेंस। और राम?
Liability. लायबिलिटी। एक्सपेंस बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, अब बताओ बेटा क्या होगा। Debit. Expense. और नीचे और लायबिलिटी credit. बढ़ती है तो क्रेडिट। हाँ, अब अगेन आपको तो शॉर्टकट सिखा चुका हूँ, शॉर्टकट भी लगा सकते थे सीधा सीधा, देख लो लगा के शॉर्टकट से आंसर सेम आना है भाई। परचेज हमेशा Debit होता है. डेबिट होता है, तो एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। मैंने एक करके राम। दिखा दिया जानबूझ करके आपको। देखो जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूँ ना आप गोइंग फॉरवर्ड आगे की, ये सारी चीजें आपकी वो उस लंबे वाले तरीके से हो सकती है कि पहले आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कौन सी कैटेगरी है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, सब उससे हो सकते हैं। लेकिन अब शॉर्टकट सीखेंगे ताकि जल्दी जल्दी चीजें कर सकें, ठीक है। आज तो जरा देखते हैं एंट्री यहाँ क्या बन जाती है अगर ये वाला केस होता। सॉरी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, मैं पूरे फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, कितने से परचेज करी, 60,000। देखा, तो मैंने क्या कहीं भी 40,000 या 1,00,000 रिकॉर्ड किया, No. नो। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि हम अपनी बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कौन से डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा वो तो मैंने बताया नहीं कौन से को करते हैं, कैश डिस्काउंट को। आगे जाकर के आएगा, अभी अभी वो आया नहीं सिचुएशन, तो मैं लिख देता हूँ पूरा। नो एंट्री इज डन फॉर ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन एंट्री करी जाती है, एंट्री इज डन फॉर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड करते हो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है गाइस यहाँ तक? प्लीज जल्दी से पहले मुझे यहाँ तक का थम्स अप करके दिखाएंगे कि आपको समझ आया या नहीं आया। और मैं जरा इसको बॉक्स में डाल देता हूँ एंट्री को। हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी निशांत बताओ बेटा आपका क्या डाउट है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये जो लिस्ट प्राइस है वो एक सिंगल के लिए, सिंगल मतलब आइटम के लिए प्राइस है? बिल्कुल, हर आइटम का अलग अलग होता है ना। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो मैं मोबाइल फ़ोन में डील करता हूँ, तो मेरे पास जितने भी मोबाइल फ़ोन पड़े होंगे, HTC, मोटोरोला, और उसके जितने भी अलग अलग मॉडल्स होंगे, हर किसी मॉडल का अलग अलग लिस्ट प्राइस होगा, यस सर। ठीक है ना। तो जो भी लिस्ट प्राइस है, और अगर वैसे आप वो बल्क में खरीद रहे हो तो मैं उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, माइनस करके मेरी एक्चुअल प्राइस आ जाएगा जो मैं आपको कोट करता, ठीक है। ओके सर। यस, चलो क्लियर हो गया गाइस? हाँ जी, मैं इसको यहाँ पे कॉस्ट के साथ में क्या लिख सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस, दिस इज माय कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गया गाइस? चलें आगे। Yes sir. ओके, सो पहला वाला सिंपल था, आसान सा था, ये हो गया। सेकंड देखते हैं जरा क्या लिखा है। हाँ जी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 40%, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है। Same है. फिर आगे क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट एट 10%, 10% हमने कैश डिस्काउंट भी ऑफर किया, और सारे के सारे पैसे हमें कैश में मिल गए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है बेटा, कैश डिस्काउंट तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्चुअली आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर कैश ठीक में है. पेमेंट नहीं कर रहे, उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट 10%, तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। क्लियर हो गया बेटा? Okay. उसकी Yes. कंडीशन ही वही है ना कैश डिस्काउंट की, कि आप अगर कैश में पेमेंट कर रहे हो तभी तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज किस बात का, है ना। अच्छा, अब नॉर्मली होता क्या है, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि यार भाई इसमें हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया तो हमें नुकसान नहीं हो जाएगा, 10% का नुकसान, हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया तो नुकसान नहीं होगा बेटा। जब आप लिस्ट प्राइस को पहले ही, जब लिस्ट प्राइस को डिटरमाइन करते हो ना, तो ये सारी चीजें सोच करके चलते हो कि भाई ये टोटल हायर लेवल पे प्राइस है, जिसके अंदर अगर कोई मुझे क्या नाम है बल्क में खरीदेगा तो मैं उसको ट्रेड डिस्काउंट दूं, कितना दूंगा। और अगर कोई अर्ली पेमेंट करेगा, यानी मैं पहले मान के चल रहा हूँ कि नॉर्मली तो पेमेंट बिजनेस में हाथ के हाथ नहीं मिलती, मैंने आपको पहले बताया ना कि नॉर्मली तो ऐसी होता है, उधार पे माल चल रहा होता है, उधार पे बिक रहा होता है, ठीक है। जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जब भी बेच रहा होता है, नॉर्मली उधार पे काम चल रहा होता है, तो नॉर्मली तो हम उसको प्राइस को ऑलरेडी उसी हिसाब से बढ़ा करके रखते हैं पहले ही, और फिर अगर कोई हमें जल्दी पेमेंट कर देता है तो हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं कि ले भाई तू कैश डिस्काउंट ले ले। क्लियर हुआ गाइस? समझ आई मेरी Yes, बात? sir. ठीक है, चलो। तो यानी कि अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, एक सेकंड रुकिए गाइस। हाँ जी, हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट भी दे Cash रखा है, discount. तो जरा करके देखते हैं क्या होगा। एंड एक काम करेगी स्निग्धा बेटा, तेरे पास Yes, sir. तू अभी लैपटॉप पे देख रही है, हाँ सर. तो जरा इसकी फोटो खींच ले, क्योंकि